हेलो दोस्तों, पार्थ एजुकेशन में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपकी तबीयत ठीक होगी। तो दोस्तों, इससे पहले अपन ने मेवाड़ इतिहास की सीरीज का फर्स्ट पार्ट अपन अपलोड कर चुके हैं और उसमें अपन ने क्या है, मेवाड़ वंश की स्थापना गोहिल वंश से लेकर के और राजा रतन सिंह तक अपन यहाँ पर अध्ययन कर चुके हैं। तो आज अब उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए अपन मेवाड़ के इतिहास को चालू करते हैं। तो अपन ने अध्ययन किया था मेवाड़ के इतिहास में सबसे पहले गोहिल वंश, और गोहिल वंश की स्थापना गुहादित्य या ग्रह वर्मा नामक एक राजा ने की थी। उसके बाद जिसकी स्थापना हुई थी 566 से 67 ईस्वी के मध्य। इसके बाद अपन ने पढ़ा था बप्पा रावण, और बप्पा रावण ने ये जो मेवाड़ का जो दुर्ग था, कौन सा, चित्तौड़गढ़ का दुर्ग, ऐसे चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को राजा चित्रांगद मौर्य से, किससे, राजा चित्रांगद मौर्य ने ऐसे चित्तौड़गढ़ का दुर्ग का निर्माण करवाया था। और इस चित्तौड़गढ़ का जो दुर्ग है, ये दुर्ग किसके पास चला गया, राजा मानमोरी के पास चला गया। तो राजा मानमोरी से बप्पा रावण ने 734 ईस्वी में हारित ऋषि के आशीर्वाद से इस चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को जीता और किसको, राजा मानमोरी को युद्ध में परास्त किया। इसके बाद अपन ने अध्ययन किया था बप्पा रावण के बाद रावण वंश की स्थापना हुई थी और इसमें राजा आया था समर सिंह, और समर सिंह का जो शासन काल था वो शासन काल रहा था अपन का 1267 से लेकर के 1301 ईस्वी में। अब राजा समर सिंह जो था, ये राजा समर सिंह शासक कब से कब तक रहा, 1267 से लेकर के 1301 ईस्वी के मध्य तक कौन शासक रहा, राजा समर सिंह रहा। और अपन ने राजा समर सिंह के अंतर्गत अपन ने अध्ययन किया था कि समर सिंह के कितने पुत्र हुए थे, 2 पुत्र हुए थे। तो सबसे जो पुत्र था, एक तो इसका पुत्र था राजा रतन सिंह, और दूसरा जो पुत्र हुआ था वो राजा था कुंभकर्ण। कौन है, कुंभकर्ण। तो अपन ने अध्ययन किया था कि जो कुंभकर्ण है ये तो कहाँ पर चला गया, नेपाल चला गया, और नेपाल में जाकर के इसने क्या कर दी, शाही वंश की स्थापना कर दी। किसने, कुंभकर्ण ने। और जो रतन सिंह है, ये रतन सिंह यहाँ पर क्या बन जाता है, राजा बने जाता है। तो रतन सिंह का जो राजकाज रहा था वो 1301 से लेकर के 1303 तक इसका राजकाल रहा। तो इसका अपन विस्तृत अध्ययन जो अपन ने फर्स्ट पार्ट जो अपलोड किया था उसमें अपन को इसका विस्तृत अध्ययन कर चुके हैं। तो अपन ने पहले भाग में राजा रतन सिंह तक का अध्ययन कर लिया। इसके बाद अपन बात करते हैं 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी में जो राजा बना था मेवाड़ इतिहास का, वो राजा है राणा हम्बीर। ये वही राणा हम्बीर है जिनको अपन मेवाड़ का उद्धारक, क्या, मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन के नाम से जानते हैं। तो अपन ने मेवाड़ का उद्धारक किसे माना, राणा हम्बीर को। राणा हम्बीर कब से कब तक राजा रहा, 1326 से लेकर के 1364 ईस्वी तक राजा राणा हम्बीर क्या रहता है, शासक रह जाता है। और इस राणा हम्बीर को अपन क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक कहते हैं। क्या कहते हैं, मेवाड़ का उद्धारक। और इसका दूसरा नाम है से विषम घाटी पंचानन। विषम घाटी पंचानन की उपाधियों से इसे क्या कर दिया गया, विभूषित किया गया है। इसके बाद राणा हम्बीर के बाद जो राजा बनता है वो है क्षेत्र सिंह या खेता सिंह। तो क्षेत्र सिंह और क्षेत्र सिंह का ही दूसरा नाम क्या मिलता है, खेता सिंह मिलता है। और खेता सिंह ने इसका शासनकाल रहा था 1364 से लेकर के 1382 ईस्वी के मध्य। इसके बाद राजा मेवाड़ इतिहास का जो राजा है वो बनता है राणा लाखा, और लाखा का कार्यकाल रहेगा 1382 से लेकर के कब से कब तक, 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक राणा लाखा मेवाड़ का
राजा रहेगा। और इसी के समय में क्या होता है कि उदयपुर में, इसके समय में उदयपुर में जाबर की खानों का पता चलता है। किसकी खानों का पता चलता है? जाबर में चांदी की खानों का पता चलता है। और इन्हीं लाखा के समय में उदयपुर में एक पिछोला झील का निर्माण भी इन्हीं राणा लाखा के समय हुआ। पिछोला झील का निर्माण, पिछोला झील कहाँ पर है? उदयपुर में है। इसका निर्माण किसने किया था? तो राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण किया था एक चिड़ीमार बंजारे ने। चिड़ीमार बंजारे ने किसका निर्माण किया था? पिछोला झील का निर्माण किया। तो अपन ने राणा लाखा के समय में दो चीजें अपन के सामने निकल के आई कि सबसे पहले तो है राणा लाखा के समय में जाबर, उदयपुर का एक शहर है जाबर। तो जाबर में अपन को क्या मिला था? एक तो चांदी की खाने मिली थी। और इन्हीं के समय में राणा लाखा के समय में पिछोला झील का निर्माण, किसका? पिछोला झील का निर्माण किसने किया था? एक चिड़ीमार बंजारे ने किया। अब क्या होता है दोस्तों कि राणा लाखा के समय में एक मारवाड़ का एक ही शासक था, राणा रणमल। कौन होता है? राणा रणमल। रणमल राठौर। ये कहाँ का शासक है? मारवाड़ का है। ये कहाँ का शासक है? मारवाड़ का। और मारवाड़ की शासक रणमल राठौर की एक बहन थी। कौन? हंसाबाई। कौन थी? बहन कौन थी? हंसाबाई। तो हंसाबाई की सगाई का एक नारियल लेकर के, किसका? हंसाबाई की सगाई का नारियल लेकर के राणा रणमल जो राठौर है, ये राठौर एक नाई को मेवाड़ इतिहास के राजा राणा लाखा के पास भेजते हैं कि राणा लाखा का एक बड़ा पुत्र है। कौन? राणा चूड़ा। कौन है? राणा चूड़ा। तो चूड़ा के लिए अपनी बहन हंसाबाई का नारियल राणा चूड़ा की विवाह करने के लिए क्या भेजते हैं? नारियल भेजते हैं। लेकिन इस समय क्या होता है, राणा जो चूड़ा है ये अपने ननिहाल में चला जाता है। कहाँ पर? ननिहाल में। तो उस समय राजगद्दी पर कौन बैठा हुआ था? महाराणा लाखा। कौन बैठा हुआ था? लाखा। तो जब लाखा के दरबार में जब ये सूचना मिली थी कि मारवाड़ के शासक रणमल राठौर की बहन का एक सगाई का एक नारियल आया है, तब राणा लाखा ने हंसी हंसी में ये कहा गया कि हम इसे बुढ़ापे में कौन हमसे शादी करेगा। जब ये बात नाई ने किससे करवाया? राणा रणमल राठौर के पास जब ये संदेश भिजवाया था कि ऐसा मेवाड़ के शासक ने कहा है, तो मेवाड़ के शासक रणमल राठौर ने संदेश भिजवाया कि हमें राणा लाखा से क्या कर देंगे? शादी कर देंगे। लेकिन शर्त ये होगी कि राणा लाखा और हंसाबाई से जो पुत्र प्राप्त होगा वही मेवाड़ की गद्दी का अगला राजा बनेगा। तो इस प्रकार की संधि होती है। और उस संधि के तहत मारवाड़ का जो शासक है, मारवाड़ का शासक कौन है? रणमल राठौर। कौन है? रणमल राठौर। तो रणमल राठौर अपनी बहन कौन है? अपनी बहन कौन है? हंसाबाई। तो हंसाबाई का विवाह एक वयोवृद्ध जो मेवाड़ का जो शासक था, कौन? राणा लाखा। तो राणा लाखा किससे क्या कर देता है? विवाह कर देता है। इस कारण जो महाराणा जो को चूड़ा था, कौन? महाराणा चूड़ा। तो महाराणा चूड़ा को इसी कारण से मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है। मेवाड़ का भीष्म पितामह, भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? महाराणा
चूड़ा को। क्यों? क्योंकि महाराणा चूड़ा ने जो किसका पुत्र था, राणा लाखा का बड़ा पुत्र था, लेकिन बड़े पुत्र राणा चूड़ा ने क्या कर दिया, अपने शादी से इनकार कर दिया। और शादी किससे करवा दी? अपने पापा यानी राणा लाखा से करवा दी। इसलिए महाराणा चूड़ा को क्या कह देते हैं, मेवाड़ का भीष्म पितामह कह देते हैं। इसके बाद जब राणा लाखा और हंसाबाई की जब शादी हो जाती है तो उसके बाद इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है और उस पुत्र का नाम होता है महाराणा मोकल। क्या नाम मिलता है? महाराणा मोकल। महाराणा मोकल। तो महाराणा मोकल जब 12 वर्ष का होता है, कब, कितने वर्ष का होता है? 12 वर्ष का। तो जो संधि महाराणा लाखा और मारवाड़ के शासक रणमल राठौर के मध्य जो हुई थी, उसी संधि के हिसाब से महाराणा मोकल को मात्र 12 वर्ष की अवस्था में मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। किसका उत्तराधिकारी? मेवाड़ का उत्तराधिकारी घोषित कर दिया जाता है। कितने वर्ष की अवस्था में? 12 वर्ष की अवस्था में। और इसका जो संरक्षक जो बनता है, ये संरक्षक बनता है महाराणा लाखा का दूसरा पुत्र। कौन? महाराणा लाखा का दूसरा जो पुत्र है वो इसका क्या बनता है? संरक्षक बनता है। कौन? रणमल, महाराजा रणमल। अब रणमल क्या होता है? जो रणमल महाराणा मोकल के बाद रणमल क्या बनेगा? राजा बनेगा। सॉरी, रणमल, रायमल। तो रायमल के बाद शासक कौन बन जाता है? मुगल के बाद 1421 में राणा रणमल बन जाएगा और रायमल के बाद इसके पुत्र क्या होंगे? आगे बढ़ते बढ़ते चले जाएंगे। इसके बाद इस मेवाड़ का शासक जो बनता है वो बनता है 1433 से 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा। अब महाराणा कुंभा एक मेवाड़ इतिहास का स्थापत्य कला का, किसका? स्थापत्य कला का जनक माना जाता है राजस्थान में। क्यों? क्योंकि महाराणा कुंभा ने चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जो मेवाड़ चित्तौड़गढ़ में है, 84 दुर्गों में से, कितने में से? 84 दुर्गों में से अकेले महाराणा कुंभा ने 32 दुर्गों का क्या करवाया था? निर्माण करवाया था। इस कारण महाराणा कुंभा को क्या कहा जाता है? मेवाड़ का स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। महाराणा कुंभा के समय में, महाराणा कुंभा के समय में ही अनेक जो समीपवर्ती जो राजा थे उन्होंने इनके साथ किया थे, युद्ध किए थे और इनको अनेक उपाधियों से इन्हें क्या कर दिया गया? सम्मानित किया गया है। तो जैसे महाराणा जो कुंभा की जो उपाधियां अपन को देखने को जो मिलती हैं वो उपाधियां हैं अपन की हाल गुरु। पहली उपाधि क्या है इसकी? हाल गुरु। हाल गुरु यानी हाल गुरु का मतलब है पर्वतों का स्वामी। पर्वतों का स्वामी। तो पर्वतों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु कहा गया। इसके बाद एक दूसरी उपाधि मिलती है इसको, चाप गुरु। चाप गुरु। और चाप गुरु का मतलब है कि धनुर्विद्या में क्या? धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसे कौन सी उपाधि दी गई? चाप गुरु की उपाधि से नवाजा गया। और इसके बाद है इसका अभिनव भट्टाचार्य। ये कौन सी है? अभिनव भट्टाचार्य। तो अभिनव भट्टाचार्य नामक एक और उपाधि से विभूषित किया गया। जो हिंदू जो महाराजा थे उसको ये महाराणा कुंभा को अभिनव भट्टाचार्य की नामक उपाधि से विभूषित करते थे। तो महाराणा कुंभा की एक पुत्री थी, कौन? रमाबाई। कौन है? रमाबाई। तो रमाबाई कुंभा की एक पुत्री थी और महाराणा कुंभा क्या था? एक साहित्य का शौकीन था। तो महाराणा कुंभा ने अनेक साहित्यिक रचनाओं की रचना की, जिनमें से हम सबसे पहले जो अध्ययन करते हैं वो है अपन का संगीत राज। कौन सा है? महाराणा कुंभा की
जो साहित्यिक जो रचना है, कौन सी साहित्यिक रचना, तो साहित्यिक रचना में अपन पढ़ते हैं तो सबसे पहली है इसमें संगीत राज। कौन सी है? संगीत राज। दूसरा है संगीत मीमांसा। दूसरी कौन सी है? संगीत मीमांसा। संगीत मीमांसा। एक है इसकी सूर प्रबंध। एक कौन सी है? सूर प्रबंध। सूर प्रबंध। एक है इसकी दीपिका राज। दीपिका राज। तो इस प्रकार की इन्होंने अन्य और भी इसकी साहित्यिक रचना है, लेकिन इनकी जो मुख्य जो रचना है वो है संगीत राज, संगीत मीमांसा, सूर प्रबंध और दीपिका राज। इसके अलावा महाराणा कुंभा ने अनेक दुर्गों का निर्माण करवाया, जैसे गागरोन का दुर्ग और गागरोन का दुर्ग कहाँ पर है? झालावाड़ है। सिरोही का दुर्ग, सिरोही का दुर्ग का निर्माण कहाँ पर करवाया? सिरोही में। चित्तौड़गढ़ में कुंभलगढ़ का दुर्ग। कौन सा? कुंभलगढ़ का दुर्ग। कुंभलगढ़ का दुर्ग ये कहाँ पर है? कुंभलगढ़ का दुर्ग राजसमंद जिले में स्थित है। एक है इसका गागरोन का दुर्ग। गागरोन का दुर्ग और ये कहाँ पर है? झालावाड़ में। कहाँ पर है? झालावाड़ में। झालावाड़ में स्थित है ये आहू, एक नदी है आहू और काली सिंध। कौन कौन सी नदी है? आहू और काली सिंध नदी। तो आहू और काली सिंध नदी के संगम पर कौन सा दुर्ग बनाया है? गागरोन का दुर्ग बनाया है, जहाँ पर गागरोनी तोते जहाँ पर पाए जाते हैं। तो ये कहाँ पर बना हुआ है? गागरोन का दुर्ग झालावाड़ में। कुंभलगढ़ का दुर्ग कहाँ पर बना हुआ है? राजसमंद में। राजसमंद में। और इसी कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है, इसके जो वास्तुकार थे वो वास्तुकार थे शिल्पी मंडन। कौन है? शिल्पी मंडन। तो मंडन और मंडन के जो पुत्र थे बाघा, तो बाघा और मंडन ने किसका? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण किया। और इसी कुंभलगढ़ के दुर्ग का अंतर्गत एक जगह आएगी कटारगढ़। कौन सी? कटारगढ़। और कटारगढ़ के अंदर आएगा एक बादल महल। कौन सा आएगा? बादल महल। तो इस बादल महल का जब हम आगे मेवाड़ के इतिहास के शासकों की सीरीज आगे बढ़ाएंगे तो उसमें एक व्यक्ति का नाम आएगा महाराणा प्रताप। कौन आएगा? महाराणा प्रताप। तो महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को, कब? 9 मई 1540 को कुंभलगढ़ के कटारगढ़ के बादल महल में 9 मई 1540 को महाराणा प्रताप का क्या होता है? जन्म होता है। तो ये वही कुंभलगढ़ का दुर्ग है। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे महाराणा कुंभा के क्या होता है। अंत में 1468 ईस्वी में महाराणा कुंभा को एक उन्माद रोग हो गया। तो उन्माद रोग होने के कारण क्या? उन्माद रोग होने के कारण महाराणा कुंभा की हत्या कौन कर? जब अंत में जब उन्माद रोग हो गया तो ये पलंग पर जब लेटे हुए थे तो धोखे से महाराणा कुंभा की हत्या कौन कर देता है? महाराणा कुंभा का पुत्र उधा क्या कर देता है? महाराणा कुंभा की हत्या कर देता है। और यहाँ से वो क्या बन जाता है? महाराणा उधा 1468 से 1473 ईस्वी में यहाँ का राजा बन जाता है। तो एक बार अपन इसको क्या है दोबारा से रिपीट कर लेते हैं कि अपन ने पढ़ा है कि मेवाड़ रियासत में गोहिल वंश है और गोहिल वंश में बप्पा रावण होता है, जिसको हारित ऋषि के आशीर्वाद से, किसके? हारित ऋषि के आशीर्वाद से, हारित ऋषि के आशीर्वाद से राजा मान मौर्य को हरा करके 734 ईस्वी में रावण वंश की स्थापना कर देता है। इसी वंश में जब राजा आगे चलते हैं तो एक राजा का नाम आता है मेवाड़ इतिहास में राजा समर सिंह। और समर सिंह का जो शासन प्रणाली होती है वो 1267 से 1301 तक चलती है। समर सिंह के
दो पुत्र होते हैं, एक रतन सिंह और एक कुंभकर्ण। तो कुंभकर्ण कहाँ पर चला जाता है? नेपाल चला जाता है और नेपाल में जाकर के शाही वंश की स्थापना कर देता है। उसके बाद राजा रतन सिंह होता है। रतन सिंह का विवाह श्रीलंका में सिंघल प्रदेश के राजा गंधर्व सेन की पुत्री चंपावती के साथ इसका क्या हो जाता है? विवाह हो जाता है। और इसे राजा रतन सिंह का 1303 में अलाउद्दीन खिलजी के साथ क्या होता है? युद्ध होता है और यहाँ पर राज्य चित्तौड़गढ़ का प्रथम शाखा हो जाता है। इसका अपन ने विस्तृत अध्ययन फर्स्ट पार्ट में अपलोड कर दिया है। इसके बाद मेवाड़ सीरीज में आगे अपन पढ़ते हैं राणा हम्बीर को। और राणा हम्बीर को अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक और विषम घाटी पंचानन की उपाधियों से विभूषित किया गया। इसके बाद अपन ने पढ़ा क्षेत्र सिंह, और क्षेत्र सिंह का दूसरा नाम क्या मिलता है? खेता सिंह। इसके बाद राणा लाखा। राणा लाखा कब शासक कब बनता है? 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक। कब बनता है? 1382 से लेकर के 1421 ईस्वी तक राणा लाखा शासन बनता है। और इसके समय में उदयपुर के जाबर में चांदी की खानों का पता चलता है। और यहीं पर राणा लाखा के समय मारवाड़ का जो शासक होता है कौन? रणवल राठौर। उसकी बहन जो कौन थी? हंसा बाई। कौन थी? हंसा बाई। तो हंसा बाई का विवाह किससे हो जाता है? राणा लाखा के साथ हो जाता है। और उनको एक संधि के तहत कि उनका जो पुत्र होगा वो पुत्र ही इस मेवाड़ का सिंहासन पर अगला उत्तराधिकारी होगा। और इस संधि के तहत मेवाड़ का अगला राजा कौन होता है? राणा मोकल, जो कि राणा लाखा और हंसाबाई का क्या था? पुत्र। राणा मोकल शासक बनता है 1421 से 1433 ईस्वी के मध्य। और मोकल के बाद मोकल का पुत्र कौन होता है? राणा कुंभा होता है। और कुंभा और इनका एक राणा लाखा का जो पुत्र है वो कौन है? राणा चूड़ा। राणा कौन है? चूड़ा। तो राणा चूड़ा को क्या कहता है अपन का? मेवाड़ का भीष्म पितामह कहा जाता है, क्योंकि ये जो हंसाबाई का जो रिश्ता आया था वो किसके लिए आया था? राणा चूड़ा के लिए आया था। लेकिन राणा चूड़ा ने ये रिश्ते को ठुकरा दिया और ये रिश्ता किससे करा दिया? अपने पिता राणा लाखा के साथ करा दिया। इसलिए राणा चूड़ा को अपन क्या कहते हैं? मेवाड़ का भीष्म पितामह के नाम से जानते हैं। इसके बाद राजा बनता है राणा मोकल। उस समय इसकी आयु कितनी थी? 12 वर्ष की थी। और उसके बाद मोकल क्या करता है? उदयपुर में और चित्तौड़गढ़ में कुंभश्याम का मंदिर का निर्माण करवाता है। कुंभश्याम मंदिर का निर्माण करवाता है। और समधेश्वर मंदिर का भी निर्माण उदयपुर में कौन करवाता है? राणा मोकल करवाता है। और राणा मोकल का फिर पुत्र कौन होता है? राणा कुंभा। राणा कुंभा शासक बनता है 1433 से लेकर के 1468 ईस्वी में। और राणा कुंभा क्या है? राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक माना जाता है, जिसके समय में मेवाड़ में 84 दुर्गों में से राणा कुंभा ने कितने दुर्गों का निर्माण किया? 32 दुर्गों का निर्माण करवाया। उनमें से जो मुख्य जो थे, कुंभलगढ़ का जो दुर्ग है वो है गागरोन का दुर्ग है। तो ऐसे दुर्गों का निर्माण किसने करवाया? राणा कुंभा ने करवाया। इन्होंने अपनी इनकी क्या पढ़ी थी? कुछ उपाधियां पढ़ी थी। उपाधियों में सबसे पहले अपन ने पढ़ा हाल गुरु। हाल गुरु की अपन ने कहा गया कि पर्वतों का स्वामी होने के कारण इसे हाल गुरु की संज्ञा दी गई। इसके बाद है हिंदू सुल्तान। और हिंदू सुल्तान जो उपाधि दी गई थी वो हिंदू राजाओं ने इसको दी गई थी। हिंदू सुल्तान के बाद इसको जो उपाधियां दी गई थी वो थी अपन की चाप गुरु। और चाप गुरु की उपाधि जो दी गई थी वो धनुर्विद्या में निपुण होने के कारण इसे चाप गुरु की उपाधि दी गई। और इस राणा कुंभा की जो पुत्री थी कौन? रमाबाई। रमाबाई भी इसी के शासन काल में इनकी पुत्री का जन्म हुआ। इसके बाद इन्होंने महाराणा कुंभा ने प्रमुख साहित्यिक रचनाओं की स्थापना की, जिसमें सबसे पहला जो था वो था रसिक प्रिया। कौन है? रसिक प्रिया। तो रसिक प्रिया। फिर अपन का दीपिका। कौन सा आया? दीपिका। सूर प्रबंध।
सूर प्रबंध और रत्न सागर, क्या है, रत्न सागर। तो ऐसी साहित्यिक रचनाओं की इसने रचना की थी। और इसके बाद महाराणा कुंभा को 1468 ईस्वी में उन्माद रोग होने के कारण जब ये अपने पलंग पर लेटे हुए थे तो धोखे से महाराणा उदा ने महाराणा कुंभा की क्या कर दी, कटार घोंप करके हत्या कर दी। और राजा कौन बन जाता है, महाराणा उदा। और उदा का कार्यकाल रहता है 1468 से लेकर के 1473 के मध्य। तो उदा के बाद उदा ने क्या किया था, उदा ने जो ये कुंभा था, इसे कुंभा की हत्या जो की थी वो मामादेव तालाब के पास, मामादेव तालाब के पास। मामादेव तालाब कहाँ पर बना हुआ है, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास, कुंभलगढ़ दुर्ग के पास मामादेव तालाब बना हुआ है। और इस तालाब के पास एक पलंग था जहाँ पर उदा कौन, महाराणा कुंभा लेटे हुए थे। और कटार घोंप करके महाराणा उदा ने क्या कर दी, महाराणा कुंभा की हत्या कर दी और स्वयं राजा बन गया 1468 से लेकर के 1473 ईस्वी में। इसके बाद अपन ने बात की थी बात करेंगे अपन राणा रायमल की। किसकी बात करेंगे, राणा रायमल की बात करेंगे। तो राणा रायमल किसका, महाराणा कुंभा के दो पुत्र हुए। एक तो कौन हुआ था, महाराणा उदा, और एक दूसरा पुत्र था रायमल। तो महाराणा उदा शासक बनता है 1468 से लेकर के 1473 ईस्वी में, जिसे अपन कहते हैं मेवाड़ का पितृहंता। क्या कहते हैं, मेवाड़ का पितृहंता। तो महाराणा कुंभा को मेवाड़ का पितृहंता के नाम से जाना जाता है, जिसने अपने पिता की क्या कर दी थी, हत्या कर दी थी। इसके बाद अपन अध्ययन करेंगे महाराणा रायमल की। और रायमल का जो शासन कार्य था 1473 से लेकर के 1509 तक रहा था। ऐसे राणा रायमल के 11 पत्नियां थीं और इनके कितने पुत्र थे, 13 पुत्र थे और 2 पुत्रियां थी। तो राणा रायमल का जो सबसे बड़ा जो पुत्र था वो पुत्र था पृथ्वीराज सिसोदिया। सबसे बड़ा पुत्र कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। कौन है, पृथ्वीराज सिसोदिया। इसे पृथ्वीराज सिसोदिया को जो सबसे बड़ा जो पुत्र था, इसको अपन उड़वा राजकुमार के नाम से भी जानते हैं, उड़वा राजकुमार। तो सबसे बड़ा पुत्र कौन है, पृथ्वीराज। पृथ्वीराज को क्या कहते हैं, उड़वा राजकुमार। इसका दूसरा जो पुत्र था वो कौन था, जयसिंह। और जो तीसरा पुत्र था वो था संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयसिंह, संग्राम सिंह और इनका एक चाचा रहता है सारंग देव। कौन है, सारंग देव। सारंग देव कौन है, चाचा इनका चाचा। तो एक दिन क्या हुआ था कि पृथ्वीराज और जयसिंह और संग्राम सिंह और इनका चाचा सारंग देव इनको ले जा करके और एक ज्योतिषी के पास जाते हैं। ये चारों जो राजकुमार थे, चारों जो राजकुमार है और अपना कौन है, एक चाचा कौन है, सारंग देव। तो सारंग देव इनको कहाँ पर ले जा करके जाता है, एक ज्योतिषी के पास ले करके जाता है। और ज्योतिषी के पास जब ये जाते हैं तो ये भी चारों जने अपन का क्या दिखाते हैं, हाथ दिखाते हैं। तो हाथ दिखाने के बाद ज्योतिषी कहता है कि जो राजयोग जो बना हुआ है वो किसका बना हुआ है, संग्राम सिंह का बना हुआ है। जब ये लोग इस बात को सुनते हैं तो पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसे अपन किसके नाम से जानते हैं, उड़वा राजकुमार के नाम से जानते हैं, ये तीनों चारों भाई आपस में भिड़ जाते हैं। और इस युद्ध में क्या हो जाता है, संग्राम सिंह की एक आंख फूट जाती है। और इनका चाचा कौन है, सारंग देव। सारंग देव इन चारों पुत्रों में क्या कर लेता है, सारंग देव इनमें बीच बचाव करता है और इनको युद्ध से छोड़
थोड़ा अलग अलग कर देता है और कहता है कि हम एक मालिन, एक पुजारिन है, उस पुजारिन के पास क्या करते हैं, चलते हैं और उसको अपन क्या करेंगे, हाथ दिखाएंगे। बाद में ये जब ये पुजारिन भी इनका हाथ देखती है तो ये भी संग्राम सिंह का क्या करते हैं, राजयोग बताते हैं। तो ये पृथ्वीराज, जय सिंह और ये और जो भाई हैं इसके, ये सभी संग्राम सिंह पर क्या करते हैं, एक साथ टूट पड़ते हैं। और इस युद्ध के में जब इनमें चारों भाइयों में युद्ध होता है तो युद्ध में आपस में, और इसमें इनका चाचा जो होता है, जो कौन, सारंग देव, तो सारंग देव की तो इसी युद्ध में क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और किसकी मृत्यु हो जाती है, सारंग देव की। तो सारंग देव की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के बाद यहाँ से संग्राम सिंह अपनी जान बचा करके और भाग जाता है। कौन भाग गया, संग्राम सिंह। अब संग्राम सिंह धीरे धीरे क्या होगा, बड़ा होगा और बड़ा होकर के जब ये संग्राम सिंह दोबारा से इधर भाग जाता है, कहाँ पर, इधर जब भाग जाता है तो यहाँ पर ये क्या करता है, यहाँ पर युद्ध की तैयारी करता है और युद्ध में पारंगतता प्राप्त कर लेता है। इधर पृथ्वीराज क्या करता है, इस संग्राम सिंह से युद्ध लड़ने के लिए यहाँ पर आता है और रास्ते में क्या होता है, बिजली की कड़कने से, बिजली के आने से और पृथ्वीराज सिसोदिया की क्या हो जाती है, यहाँ पर मृत्यु हो जाती है। और पृथ्वीराज सिसोदिया का जो घोड़ा था, घोड़ा कौन है, सहान, घोड़े का क्या नाम है, सहान, इसको ले जाकर के मेवाड़ में लेकर के आ जाता है और इसका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो इस प्रकार से जो पृथ्वीराज जो सिसोदिया था उसका अंत हो जाता है। जयसिंह भी युद्ध में मारा जाता है। अब उनका जो रायमल का जो पुत्र बचता है वो कौन बचता है, अकेला संग्राम सिंह। और यही संग्राम सिंह और फिर कौन, सांगा। संग्राम सिंह का दूसरा ही नाम क्या है, महाराणा सांगा। तो संग्राम सिंह और महाराणा सांगा 1509 से लेकर के और 1528 तक क्या बन जाएगा, मेवाड़ का राजा बन जाएगा। और इस समय दिल्ली में सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था चल रही थी और उस समय लोधी वंश का जो शासक होता है वो कौन है, सिकंदर लोधी। कौन है, लोधी वंश की स्थापना किसने की थी, बहलोल लोधी ने। तो इधर अपन का ये क्या है, दिल्ली है, ये कौन है, दिल्ली। तो दिल्ली में सबसे पहले सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था आई थी, वो कौन सा आया था, गुलाम वंश आया था। गुलाम वंश के बाद अपन ने खिलजी वंश पढ़ा था और खिलजी वंश के बाद अपन ने तुगलक वंश पढ़ा था। कौन सा वंश पढ़ा था, तुगलक वंश। और तुगलक वंश के बाद कौन सा वंश आया था, सैयद वंश आएगा। और सैयद वंश के बाद लोधी वंश। कौन सा आएगा, लोधी वंश। तो ये जो लोधी जो वंश है, गुलाम वंश की स्थापना किसने की, कुतुबुद्दीन ऐबक ने। खिलजी वंश की स्थापना किसने की, जलालुद्दीन खिलजी ने। तुगलक वंश की स्थापना किसने की, गयासुद्दीन तुगलक ने। और सैयद वंश की स्थापना की सर सैयद अहमद खान ने। और लोधी वंश की जो संस्थापक था वो कौन था, बहलोल लोधी। कौन है, बहलोल लोधी। और बहलोल, इस लोधी वंश में एक शासक बनता है राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय, सिकंदर लोधी। कौन बनता है, सिकंदर लोधी। और सिकंदर लोधी के बाद शासक बनेगा इब्राहिम लोधी। कौन बनेगा, इब्राहिम लोधी। तो अब अपन चर्चा करते हैं लोधी वंश के मेवाड़ वंश के शासक महाराणा सांगा की। तो महाराणा सांगा शासक बन जाता है 1509 में और इस समय दिल्ली का शासक होता है सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी की कुछ समय पश्चात क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु के बाद सल्तनत कालीन में जो लोधी वंश था, लोधी वंश का अगला राजा बन जाता है इब्राहिम लोधी। कौन बन जाता है, इब्राहिम लोधी। तो इस समय हमारे सामने
दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी है। यानी राणा सांगा के राज्याभिषेक के समय सल्तनतकालीन शासन व्यवस्था का राजा कौन था? सिकंदर लोदी। और बाद में कौन बन जाता है? इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी बन जाता है। और इसी समय मेवाड़ का शासक कौन बनता है? राणा सांगा। राणा सांगा। अब राणा सांगा महत्वाकांक्षा राजा था, अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इधर इब्राहिम लोदी भी क्या करना चाहता? अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। और इन दोनों की सीमाएं आपस में एक दूसरे से टकराने लगी थी। और टकराने के कारण इन दोनों में आपसी क्या हो गए थे? मनमुटाव हो गए थे। और इस मनमुटाव के कारण दोनों में आपस में क्या होता है? युद्ध होता है। और युद्ध होता है 1517 ईस्वी में। कब होता है? 1517 ईस्वी में। इस युद्ध का नाम है अपन का खातौली का युद्ध। कौन सा युद्ध है? खातौली का युद्ध। ऐसे खातौली के युद्ध में इब्राहिम लोदी, कौन? इब्राहिम लोदी। ये अपन का मेवाड़ है। ये मेवाड़ है। और इधर कौन सी है? दिल्ली। तो दिल्ली का शासक कौन है? इब्राहिम लोदी। तो इब्राहिम लोदी और मेवाड़ की शासक राणा सांगा के मध्य खातौली का युद्ध होता है। और ये खातौली कहाँ पर है? तो खातौली थी उस समय में यहाँ पर बूंदी रियासत। कौन थी? बूंदी रियासत। तो बूंदी रियासत के अंतर्गत एक जगह है खातौली। तो इस खातौली नामक स्थान पर महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है। इस युद्ध में, खातौली के युद्ध में, महाराणा सांगा का एक छोटा भाई होता है। कौन? राजा भोज। राणा सांगा का पुत्र होता कौन? राजा भोजराज। और ये वही भोजराज है जो कौन? जो मीराबाई का क्या था? पति। तो मीराबाई के पति राजा भोजराज की इस खातौली के युद्ध में 1517 में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। कब हो जाती है? 1517 ईस्वी में। किस युद्ध में? खातौली के युद्ध में। और खातौली के युद्ध में मीराबाई के पति भोजराज की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और इसी युद्ध में राणा सांगा का क्या होता है? एक हाथ कट जाता है। एक हाथ कट जाता है। एक पैर कट जाता है। एक पैर कट जाता है। किस युद्ध में? खातौली के युद्ध में। तो खातौली का युद्ध इब्राहिम लोदी और महाराणा सांगा के बीच हुआ। इस युद्ध में महाराणा सांगा अपने पुत्र भोजराज को गवा देता है और खुद का एक हाथ और एक पैर काटे जाता है। और इसमें महाराणा सांगा की एक हाथ और एक पैर कटने के बावजूद भी क्या हो जाती है? विजय होती है। किसकी? महाराणा सांगा की। तो पहले युद्ध में 1517 ईस्वी में खातौली के युद्ध में महाराणा सांगा की विजय हो जाती है और इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। इसके बाद दूसरा युद्ध होता है महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के बाद 1518 में। 1518 में कौन सा युद्ध होता है? 1518 में युद्ध होता है 1518 ईस्वी में युद्ध होता है बाड़ी का युद्ध। कौन सा युद्ध होता है? बाड़ी का युद्ध। अब ये बाड़ी कहाँ पर है भैया जगह? तो बाड़ी जगह है अपन के राजस्थान के धौलपुर जिले में। कहाँ पर है? बाड़ी राजस्थान के धौलपुर जिले में बाड़ी नामक एक स्थान है। इस बाड़ी नामक स्थान पर ये धौलपुर है। ये कौन सा है? धौलपुर। तो धौलपुर में ये कौन सी जगह है? बाड़ी। तो बाड़ी नामक स्थान पर 1518 ईस्वी में इब्राहिम लोदी और राणा सांगा के साथ युद्ध होता है। और इस युद्ध में भी महाराणा सांगा की क्या होती है? जीत होती है। और इसमें इब्राहिम लोदी के जो दो सेनापति थे, कौन है? दो सेनापति थे। इब्राहिम लोदी के कितने सेनापति थे? दो सेनापति थे। और दो सेनापति थे, एक का नाम था
मियाँ मक्खन। कौन है? मियाँ माखन भी कह सकते हैं या मियाँ मक्खन भी कहते हैं। और दूसरा जो सेनापति था इब्राहिम लोदी का, वो सेनापति था मियाँ हुसैन। तो मियाँ हुसैन और मियाँ माखन ये दोनों बाड़ी धौलपुर के युद्ध में दोनों व्यक्ति, ये जो सेनापति थे, ये इस युद्ध में क्या हो जाते हैं? मारे जाते हैं। और इस युद्ध में भी किसकी? राणा सांगा की जीत होती है। और इस जीत में राणा सांगा हिंदुआपत किसकी उपाधि धारण कर देता है? हिंदुआपत की उपाधि धारण कर लेता है। तो हिंदुआपत की उपाधि किस युद्ध में दी गई? बाड़ी के युद्ध में। कब हुआ था? 1518 ईस्वी में। किसके मध्य हुआ था? महाराणा सांगा और इब्राहिम लोदी के मध्य होता है। इब्राहिम लोदी की तरफ से जो सेनापति थे वो मियाँ माखन और मियाँ हुसैन थे। और इन दोनों सेनापतियों की बाड़ी के युद्ध में क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। ये दोनों व्यक्ति मौत के घाट उतार दिए जाते हैं। और इस युद्ध के जीत की खुशी में इसको हिंदू पद की उपाधि से नवाजा गया। इसके बाद साल आता है अपन का 1519 का। और 1519 में ये इसने बाड़ी का युद्ध जीता 1518 में। उसके बाद 1517 में कौन सा? खातौली का युद्ध जीता था, खातौली का युद्ध। और खातौली के युद्ध के बाद एक युद्ध आता है अपन का, ये झालावाड़ है। और झालावाड़ में एक जगह है गागरोन। कौन सा है? गागरोन। तो गागरोन का जो युद्ध होता है वो 1519 को होता है। और 1519 ईस्वी में इस युद्ध में ये अपन का राजस्थान है। राजस्थान के इधर की तरफ कौन सा है? ये मालवा प्रदेश है। कौन सा? मालवा प्रदेश। इस मालवा प्रदेश का जो राजा था वो था सुल्तान महमूद खिलजी। कौन है? सुल्तान महमूद खिलजी। सुल्तान महमूद खिलजी। खिलजी कौन सा था? सेकंड। जी हाँ, मालवा का शासक कौन है इस समय? सुल्तान महमूद खिलजी सेकंड है। तो सुल्तान महमूद खिलजी को गागरोन के युद्ध 1519 में महाराणा सांगा इसको क्या कर देते हैं? परास्त कर देते हैं। इस प्रकार से महाराणा सांगा की मेवाड़ नहीं पूरे राजस्थान में हिंदू राजा में सबसे बलशाली राजा हो जाता है। और इसका यशोगान पूरे इस भारत में फैल जाता है। तो इसी समय क्या होता है दोस्तों? एक 14 फरवरी 1483 को कहाँ पर? फरगना का एक शासक था बाबर। कौन है भैया? बाबर। तो अपन मैं मेवाड़ वाली जो सीरीज है उसको थोड़ी देर के अपन के लिए मैं यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और आपको लेके मैं चलता हूँ 14 फरवरी। ये क्या है? फरगना है। ये कौन सा जगह है? फरगना। फरगना वर्तमान में कहाँ पर है? अफगानिस्तान में, गजनी, ये सब है। तो फरगना में कब? 14 फरवरी 1483 को किसका जन्म होता है? बाबर का जन्म होता है। जहीउद्दीन बाबर। पूरा नाम क्या है? जहीउद्दीन बाबर। इस बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को होता है। इसके जो पिता थे, कौन? पिता जो पिता थे वे उमर शेख मिर्जा। उमर शेख मिर्जा। ये उमर शेख मिर्जा तुर्की थे। कौन थे? तुर्की। और इनकी जो माता थी, माता आलम। माता कौन है? आलम। ये थी चगताई वंश की। चगताई वंश की। तो माता आलम के चगताई वंश से। और पिता कौन थे? उमर शेख मिर्जा, तुर्की थे। इन दोनों के संतान कौन हुई थी? बाबर हुई थी। और यही बाबर, इसी बाबर को सल्तनत काल का जो शासक था इब्राहिम लोदी, उसके अत्याचारों से परेशान होकर के सल्तनत काल के जो सामंत थे उन सामंतों ने बाबर को भारत आने का क्या देता है? न्योता देते हैं कि आप भारत में आइए और आप यहाँ पर क्या बन जाइए? राजा बने जाइए। तो क्या होता है दोस्तों कि 21 अप्रैल, कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को, कब? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को
बाबर बाबर भारत में आकर के और इब्राहिम लोदी से क्या करता है दोस्तों, युद्ध करता है। कब? 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य युद्ध होता है, जिसे अपन कहते हैं पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी को। बाबर पहली बार इस जगह पर तुरुगमा पद्धति से, किससे? तुरुगमा पद्धति से अपनी सेना को जमा करके और पहली बार यहाँ पर बारूदों का प्रयोग करता है। बारूदों का प्रयोग करता है और बारूदों के प्रयोग से इब्राहिम लोदी की जो सेना है वो डर जाती है और वो कुछ ही समय में इस युद्ध को हार जाते हैं। और यहीं से 1526 में किसकी? बाबर मुगल वंश की क्या कर देता है दोस्तों, स्थापना कर देता है। तो मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और बाबर शासक बन जाता है दिल्ली का। कब? 1526 ईस्वी में। अब क्या होता है कि कुछ किताबों में ऐसा कहा जाता है कि बाबर को मेवाड़ के महाराणा सांगा ने भारत आने का निमंत्रण दिया। जबकि निमंत्रण किसने दिया? सामंतों ने। और कुछ लोग कहते हैं, जो खुद जो बाबर की जो बाबरनामा है, आत्मकथा है बाबरनामा, तो बाबरनामा में स्वयं बाबर ने यह कहा है कि मैंने राणा सांगा को आमंत्रित किया, यानी राणा सांगा और से मेरी क्या हुई थी? संधि हुई थी। किसको हराने के लिए? इब्राहिम लोदी को हराने के लिए। तो इब्राहिम लोदी को हरा करके मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। और मुगल जो वंश है, उस मुगल वंश में अपन का शासक बनता है सबसे पहले कौन? बाबर। कौन बनता है? बाबर। कब? 1526 से लेकर के 1530 तक बाबर रहेगा। बाबर के बाद शासक बनेगा हुमायूं। कौन बनेगा? हुमायूं। और हुमायूं शासक रहेगा 1530 से लेकर के 1556 तक। हुमायूं के बाद शासक रहेगा अकबर। कौन रहेगा? अकबर। और अकबर शासक रहेगा 1556 से लेकर के 1605 तक। अकबर के बाद शासक बनेगा जहांगीर। कौन बनेगा? जहांगीर। और जहांगीर शासक रहेगा 1605 से लेकर के 1627 तक। कब तक रहेगा? 1605 से लेकर के 1627 तक जहांगीर रहेगा। और जहांगीर के बाद शासक बनेगा शाहजहां। कौन बनेगा? शाहजहां। और शाहजहां शासक बनेगा 1627 से लेकर के 1680 तक। और 1680 की शाहजहां के बाद शासक बनेगा औरंगजेब, जो मुगल काल का अंतिम जो शासक होता है। औरंगजेब शक्तिशाली शासक वो है औरंगजेब। इसके बाद जितने भी मुगल काल के जो शासक बनेंगे वो कमजोर शासक होंगे। और मुगल काल में अंतिम जो शासक रहेगा 1857 की, ये औरंगजेब रहेगा अपन का 1680 से लेकर के 1707 तक। और उसके बाद मुगल काल के जो शासक में अंतिम जो शासक रहेगा वो रहेगा बहादुर शाह जफर। कौन रहेगा? बहादुर शाह जफर। तो ये जफर रहेगा 1858 तक। ये भारत की जब भारत में 1857 की क्रांति हो जाएगी तो उसके बाद 1858 तक ये बहादुर शाह जफर दिल्ली का मुगल काल का शासक बनेगा। तो इस प्रकार से मुगलों का जो शासन है वो भारत देश में लगभग 300 साढ़े 300 साल रहता है। तो इस समय अब मुगल वंश का शासक कौन बन जाता है? बाबर बन जाता है। बाबर शासक कब से कब तक बनता है? 1526 से लेकर के 1530 तक। अब इसी समय मेवाड़ का शासक कौन है दोस्तों? मेवाड़ का शासक है अपन का महाराणा सांगा। और महाराणा सांगा भी महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी नेता था। और इधर जो बाबर होता है वो बाबर पहला युद्ध पानीपत का प्रथम युद्ध जीत जाता है।
अब अपने पढ़ी थी कि पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का जो फर्स्ट युद्ध होता वो हुआ था 1526 में। पानीपत का जो सेकंड युद्ध होता है वो होता है अपन का 1556 में। और पानीपत का तीसरा जो युद्ध होगा वो होता तीसरा युद्ध 1761 में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध किसके मध्य होता है? बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। बाबर और इब्राहिम लोधी के मध्य होता है। दूसरा पानीपत का सेकंड होगा अकबर और उनकी सेना हेमू के बीच, अकबर और हेमू के बीच होगा। और पानीपत का जो तीसरा युद्ध 1761 में होगा वो होगा अफगान सरदारों के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी और अफगान सरकारों के बीच पानीपत का तीसरा युद्ध होगा। तो ये युद्ध होंगे। तो इस समय दिल्ली का शासक कौन बन जाता है? बाबर बन जाता है। और बाबर ने पानीपत के प्रथम युद्ध को क्या कर लिया? जीत लिया। अब क्या होता है दोस्तों कि दिल्ली की सीमा और अपन के राजस्थान में जो मेवाड़ की जो सीमा है, ये दोनों सीमा क्या होती है? आपस में टकराने लगती है। तो आपस में जब टकराती है, ये अपन का मेवाड़ है, इधर अपन का खातौली भारत क्षेत्र है, इधर अपन का धौलपुर है, और यहाँ पर एक जगह है भरतपुर। तो भरतपुर में एक जगह है अपन का रूपबास तहसील के पास में एक मैदान है, यहाँ पर खानवा गांव है। और खानवा गांव है, और खानवा से पहले यहाँ पर एक जगह आती है बयाना। तो इन दोनों जगह पर क्या होगा? महाराणा सांगा और बाबर के बीच क्या होगा? युद्ध होगा। तो अब अपन बात करते हैं कि 16 फरवरी कब? 16 फरवरी 1527 की बात करते हैं। 16 फरवरी 1527 को बाबर अपनी सेना को लेकर के भरतपुर के बयाना नामक स्थान पर आ जाता है। कौन आ जाता है? बाबर की सेना आ जाती है। कहां पर आ जाती है? बयाना नामक स्थान पर आ जाती है। और इधर महाराणा सांगा अपने संपूर्ण सेना को लेकर के वो भी कहां पर आ जाते हैं? बयाना में आ जाते हैं। और इस बयाना में जो बाबर की जो सेना थी, उस बाबर की सेना को महाराणा सांगा की सेना इतना तेज प्रहार करती है कि उसके होश उड़ा देती है। और 3-3.5 घंटे में, कितने? 3 से 3.5 घंटे में इस युद्ध को खत्म कर देते हैं। और इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या होती है? विजय होती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्या होती है? जब महाराणा सांगा की विजय हो जाती है तो महाराणा सांगा बयाना को छोड़ करके और वापस कहाँ चला जाता है? मेवाड़ चला जाता है। इधर जब पहले युद्ध में बाबर की सेना की क्या हो जाती है? हार हो जाती है। तो बाबर की जो सेना है वो आगरा में जाकर के, फतेहपुर सीकरी से जाकर यहाँ पर जाकर के अपना पड़ाव डालते हैं, अपना डेरा डालते हैं। तो इसकी जो सेना थी, किसकी? बाबर की। तो बाबर की सेना क्या करती है? इस युद्ध के राणा सांगा की जो सेना ने जो युद्ध किया था, उस युद्ध से इतना भयभीत हो जाते हैं कि इनमें भय का डर व्याप्त हो जाता है। और बाबर अपनी सेना से इस भय को दूर करने के लिए, और सबसे पहले वो कहता है कि मैं शराब को क्या कर दूंगा? शराब पीना बंद कर दूंगा। और ये शराब पीना बाबर ने बंद कर दी थी 25 फरवरी को। कब? 25 फरवरी 1527 को बाबर ने शराब पीना बंद कर दिया गया। और अपनी सेना का हौसला बढ़ाने के लिए, और इसने कहा कि मैं जिहाद की घोषणा करता हूं कि ये जो आप जो दोबारा से जो युद्ध लड़ा जाएगा वो एक धर्म युद्ध होगा। और धर्म के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? युद्ध करना पड़ेगा। तो जब इसे ऐसी बात जब बाबर करता है तो इसकी सेना, बाबर की जो सेना है, इसके हौसले बुलंद हो जाते हैं। और ये दोबारा से
दोबारा आकर के फतेहपुर सीकरी से वापस कहाँ जाते हैं? अब बयाना नहीं जाते, अब ये जाते हैं भरतपुर के जो रूपबास तहसील है, रूपबास तहसील के पास में गांव है खानवा गांव, और खानवा गांव में जाकर के अपनी सेना का पड़ाव डाल देते हैं। और यहाँ पर जो पहले जो कमियां रह गई थी उन कमियों का अध्ययन करके, बारीकी से अध्ययन करके, और यहाँ पर तुलुगमा पद्धति से, किससे? तुलुगमा पद्धति से अपनी सेना को ये जमा देते हैं। अब अपन बार बार कह रहे हैं कि सर ये तुलुगमा पद्धति क्या होती है? ये शब्द बार बार आया है, तुलुगमा, तुलुगमा पद्धति। तो तुलुगमा पद्धति क्या होती है? तुलुगमा पद्धति होती है कि अपने सेना को एक गोलाकार आकृति में इस प्रकार से जमाया जाता है कि सेना दोनों तरफ से क्या कर देती है? आक्रमण कर देती है, दाईं ओर से बाईं ओर से, और एक सेना इसकी क्या होगी? फ्रंट में होगी। तो बाबर की सेना में काफी घुड़सवार ये होते हैं और इनको बड़ी बारीकी से अध्ययन करके इस प्रकार से तुलुगमा पद्धति से क्या कर देता है? जमा देता है। और इनको पास क्या होता है? तोप होती है। इनके साथ क्या होती है? तोप होती है। और तोप में उस्ताद कुली खां, तोप किसके पास होता है? उस्ताद कुली खां और मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खां। तो इन दोनों व्यक्ति ये क्या होते हैं? बाबर के तोपची होते हैं। और इधर से महाराणा सांगा की सेना भी इस युद्ध के मैदान में आ जाती है और इससे ये करने के लिए क्या कहते हैं? युद्ध करने के लिए तैयार होते हैं। जब ये पूरी रूपरेखा जमा लेता है तो इसकी सूचना महाराणा सांगा को लगती है और महाराणा सांगा वापस मेवाड़ से चल करके भरतपुर के भुसावर के रास्ते से आता है और भुसावर बैर के रास्ते से आता हुआ एक पंडित उसको कहता है कि यदि आप पूरब की दिशा से खानवा के मैदान में प्रवेश करोगे, ये क्या अपन का खानवा का मैदान है। खानवा का मैदान कहाँ पर है? रूपबास तहसील है, रूपबास तहसील है। कहाँ की? भरतपुर की, भरतपुर की। तो भरतपुर की रूपबास तहसील में ये खानवा का मैदान है और इस खानवा के मैदान में अगर राणा सांगा मेवाड़ से चल करके पूरब की तरफ से प्रवेश करता तो ऐसा कहा जाता कि महाराणा सांगा की निश्चित ही क्या होती? विजय होती। लेकिन महाराणा सांगा क्या करता है? पूरब के रास्ते से ले जाते हुए और ये जो अपन का महुआ है, महुआ से कहाँ पर जाएगा? भुसावर, और भुसावर से किधर की तरफ जाएगा? बैर जाएगा, और बैर से सीधा बयाना होकर के और खानवा के मैदान में अपनी पूरी सेना को ला करके डटे जाता है। तो बात है अपन की 17 मार्च, कब? 17 मार्च 1527 को, 17 मार्च 1527 को बाबर और महाराणा सांगा के बीच क्या होता है? युद्ध होता है। और ये युद्ध इतनी तीव्र गति से होता है, इतनी प्रचंड गति से होता है कि इस युद्ध में महाराणा सांगा बुरी तरह से बाबर की सेना का कत्ले आम करते हैं। लेकिन धोखे से इसके क्या लग जाता है? महाराणा सांगा के एक तीर लग जाता है और महाराणा सांगा क्या हो जाते हैं दोस्तों? मूर्छित हो जाते हैं। जब ये मूर्छित हो गए थे तो मूर्छित होने पर महाराणा सांगा का जो मुकुट था, क्या था? मुकुट। इस मुकुट को धारण कर लेगा झाला। कौन धारण कर लेगा? झाला अज्जा। तो झाला अज्जा महाराणा सांगा के मुकुट को धारण करके युद्ध के मैदान में लड़ता है। जब इसकी सूचना महाराणा सांगा की जो सेना थी उनको जब लगता है तो इस सेना के क्या होते हैं? हौसले उड़ जाते हैं और ये नर्वस हो जाती है।
हालांकि महाराणा सांगा की जो सेना थी वो बाबर की सेना से काफी ज्यादा थी, लेकिन ये जब इनको पता चलता है कि महाराणा सांगा क्या हो गए हैं, मूर्छित हो गए हैं, तो सलम्बर का जो राजा था राणा चुंडावत, कौन? राणा चुंडावत। ये चुंडावत क्या करता है, महाराणा सांगा को जब ये मूर्छित हो जाते हैं तो इसको युद्ध भूमि से निकाल करके और बसवा कहाँ पर भैया? दौसा में। तो बसवा दौसा में इसको ले जाते हैं और वहां पर इसका क्या कराया जाता है? इलाज कराया जाता है। इस प्रकार से 17 मार्च 1527 में इस युद्ध में महाराणा सांगा की क्या हो जाती है? हार हो जाती है और बाबर इस युद्ध में जीत जाता है। इस युद्ध को अपन कहते हैं खानवा का युद्ध। इसके बाद महाराणा सांगा की जो चंदेरी का युद्ध होता है, कब? 28 जनवरी 1528 को। कब? 28 जनवरी 1528 को जब चंदेरी का युद्ध होता है। इस चंदेरी के युद्ध में मालवा का जो शासक होता है चंदेर सिंह, उस चंदेर सिंह के साथ ये युद्ध लड़ता है और इस युद्ध में इसके सरदारों के द्वारा इस युद्ध में महाराणा सांगा को क्या दे दिया जाता है? विष के लड्डू दे दिए जाते हैं, जिससे महाराणा सांगा की 28 जनवरी 1528 को क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। इस प्रकार से मेवाड़ का जो अंतिम जो हिंदू पथ जो राजा था उसका अंत हो जाता है। इसके बाद अपन मुगल काल की सीरीज अलग से पढ़ेंगे और आने वाला जो मेवाड़ का जो शासक होगा वो महाराणा प्रताप पढ़ेंगे। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।